हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से हम खुद का कोई भी एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। हमने 2 नंबर के एडिशन से इस चीज़ को समझा भी था। उसी के आगे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू डिवाइड 2 नंबर्स इन सी। तो आज के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले हम 2 नंबर को डिवाइड करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे क्या इस काम को करने में हमें कोई दिक्कत आ रही है, और अगर आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। देन हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, टाइप कास्टिंग। हम आज के वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से डीबग कर सकते हैं टर्बो कंपाइलर के अंदर। आज के वीडियो में मैं टर्बो कंपाइलर को टारगेट कर रहा हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे आईडी यानी बीएस कोड में हम किस तरीके से कोड को डीबग कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले हम लोग कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग टर्बो कंपाइलर पे जा रहे हैं सबसे पहले, और टर्बो कंपाइलर को ओपन करते हुए ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। तो ओपन करते हैं टर्बो कंपाइलर को। तो हम लोग आ गए हमारे टर्बो कंपाइलर के अंदर। सबसे पहले तो इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ विथ नेम। ये हमारा वीडियो नंबर 15 है, तो मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ वीडियो 15 के नाम से। ओके, वीडियो 15.c, क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है तो .c करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, void मेन। तो यहाँ पर मैंने अपना मेन फंक्शन बना लिया, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब जो भी काम मुझे कंप्यूटर से करवाना है वो काम मैं लिखूँगा यहाँ इस मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे 2 नंबर को डिवाइड करवाना है। तो मैं चाहता हूँ यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करूँ कि भाई 2 नंबर दो जिन्हें आप डिवाइड करना चाहते हो। तो यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, printf। तो मैंने यहाँ पर लिखा printf और मैसेज टाइप कर दिया एंटर एनी 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स एंटर करो जिन्हें आप क्या करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो। ये मैसेज पढ़ने के बाद यूज़र क्या करेगा, 2 नंबर देगा। और मेरे कंपाइलर, मेरे सॉफ्टवेयर का काम क्या होना चाहिए, उन 2 नंबर को लो और मेमोरी के अंदर सेव कर दो। लेकिन हमारे पास तो फिलहाल कोई मेमोरी है ही नहीं, हमने तो कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करी नहीं जहाँ पर हम यूज़र से मिलने वाले नंबर्स को सेव कर सकें। तो पहले हम लोग मेमोरी को क्रिएट कर लेते हैं, हम मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं जहाँ पर यूज़र से मिलने वाले नंबर्स को हम सेव कर सकें। और जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, मेमोरी का एलोकेशन, ये डिक्लेरेशन हमेशा मेन फंक्शन की पहली लाइन पर होगा। अगर आपने दूसरी या तीसरी लाइन पर इस चीज़ को लिखने की कोशिश करी तो ये एरर दे देगा। तो पहले मैं यहाँ मेमोरी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बोला एक मेमोरी क्रिएट करो var1 नाम से, और एक और मेमोरी क्रिएट करो var2 नाम से। तो मुझे यूज़र से 2 नंबर चाहिए थे, मैंने ले लिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र से वो 2 नंबर लो, स्कैन है %d और पहला नंबर ले जाकर कहाँ स्टोर कर दो, एड्रेस ऑफ var1 के अंदर, कॉमा दूसरी वैल्यू ले जाकर कहाँ स्टोर कर दो, एड्रेस ऑफ var2 के अंदर। तो मुझे 2 इंटीजर नंबर को डिवाइड करना था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स %d लिखा है, और ऊपर मेमोरी भी किस तरह की क्रिएट करके रखी है, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर ये 2 इंटीजर वैल्यू को लेगा और उससे लेकर var1 और var2 नाम की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ var1 और var2 की वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाए और इनकी वैल्यू किसी एक तीसरी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। लेकिन अब ये तीसरा वेरिएबल तो मैंने क्रिएट किया ही नहीं है, तो ऊपर जाकर मैं एक और मेमोरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं ऊपर गया और यहाँ पर मैंने एक और मेमोरी क्रिएट करी, लेट से इसका नाम क्या दे दिया, रिजल्ट, जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा। तो नीचे आया और मैंने बोला रिजल्ट इज इक्वल टू var1 को डिवाइड करो किससे, var2 से, और
जो भी वैल्यू आए किसके अंदर स्टोर कर दो, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और फाइनली मैंने डिस्प्ले किया, प्रिंट कर दो आउटपुट स्क्रीन पर हमारा रिजल्ट। और डिस्प्ले कैसे करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से, डबल कोट के अंदर जो भी लिख दें। तो मैंने लिख दिया डिवीज़न इज, और यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, और वो इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी, लेट्स से रिजल्ट नाम की मेमोरी से। ओके, फाइनली क्योंकि हम जानते हैं हमारे को आउटपुट नहीं दिखेगा, स्क्रीन टर्मिनेट हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेट सी एच। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो गेट सी एच हमने फंक्शन यहाँ पर लगाया। तो अब यहाँ पर देखें, प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन पहले से बना बनाया है कि हमने बनाया है, पहले से बना बनाया है। तो क्योंकि ये पहले से बना बनाया है तो किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन या स्कैन एफ फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, हमने डिस्कस किया था। ये हमें मिलेगा कहाँ से, stdio.h हेडर फाइल के अंदर से। इसी तरह से गेट सी एच फंक्शन भी पहले से बना बनाया है, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, conio.h हेडर फाइल के अंदर से। तो हैश इंक्लूड, मैंने इंक्लूड नहीं लिखा, हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल से। तो हमने हमारा प्रोग्राम बना लिया है। फाइल पे जाकर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप चाहें तो F2 की दबाकर भी डायरेक्ट इसे सेव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसे सेव कर दिया है। मैं इसे कंपाइल करके चेक कर रहा हूँ क्या मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है। नहीं, तो मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई एरर नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो मैंने पहला नंबर दिया लेट्स से 5, दूसरा नंबर मैंने दिया 2। अच्छा, अब जैसे ही मैं एंटर दूंगा ये मुझे क्या दे देगा, रिजल्ट। 5 और 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना मिलना चाहिए, 2.5। तो देखते हैं कि हमें आंसर क्या देगा। तो मैंने 5 और 2 को डिवाइड किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2.5, लेकिन इसने मुझे आंसर क्या दिया, 2। अब देखें हमारे कोड में हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे हमें आंसर में क्या मिला, 2 मिला। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा हमने क्या गलती करी है। हमने रिजल्ट को किस तरह की मेमोरी बनाया है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यूज तो स्टोर हो ही नहीं सकती। तो अब आंसर आएगा 2.5, लेकिन क्योंकि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो उसने 2.5 का क्या बना दिया होगा, 2, और वही वो आउटपुट में रिजल्ट भी दिखा रहा है। तो ये रिजल्ट किस तरह की मेमोरी होनी चाहिए, रियल टाइप की, फ्लोट टाइप की। तो मैंने यहाँ पर इस मेमोरी का टाइप क्या कर दिया, फ्लोट। तो var1 और var2 तो दोनों अभी भी किस तरह की मेमोरी है, इंटीजर टाइप की, लेकिन रिजल्ट को मैंने किस टाइप का कर दिया, फ्लोट टाइप का। तो फिर यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करते टाइम पर भी %d ना दिखाते हुए मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, %f। तो डिवीज़न इज इक्वल टू एक रियल वैल्यू डिस्प्ले करो जो कहाँ से आएगी, रिजल्ट से। तो आई थिंक अब इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। मैं F2 की दबाकर इसे सेव कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं आया। नहीं, इसे रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही रन किया, अरे एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरा पुराना आउटपुट भी मुझे दिख रहा है और ये नया आउटपुट भी मुझे दिख रहा है। तो हमें इसका भी कुछ करना होगा कि हम जब भी स्क्रीन को ओपन करें हमें हमेशा एक फ्रेश स्क्रीन मिले, एक ब्लैंक स्क्रीन मिले, पुराना आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को ना मिले। तो अब वो ये काम कैसे कर सकते हैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो मैंने पहला नंबर दिया 5, दूसरा नंबर 2 दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 2.5, लेकिन इसने अभी भी आंसर कितना दिया, 2। बस अंतर ये है कि पहले इंटीजर 2 दिया था, अब इस बार रियल नंबर में डिस्प्ले किया है, लेकिन आंसर तो अभी भी कितना मिला है, 2 मिला है, बस 2.000 के फॉर्म में मिला है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ देखें, सबसे पहला काम तो हम क्या करें, हमारी स्क्रीन को मैं चाहता हूँ जब भी मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट पर आए सबसे पहले स्क्रीन को साफ करें और एक ब्लैंक स्क्रीन पर मुझे मेरे प्रोग्राम को रन करके शो करें, उसका आउटपुट शो करें। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं CLR SCR।
CLR SCR एक बना बनाया फंक्शन है जिसका काम है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, तो इसका काम क्या है, स्क्रीन को क्लियर कर देना। तो जब भी मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट पर आएगा, पहले वो मेमोरी क्रिएट करेगा और उसके बाद स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, और उसके बाद एक फ्रेश स्क्रीन पर वो मेरे प्रोग्राम के आउटपुट को मुझे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। हम ये ऑर्डर खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस पोजीशन पर क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है। अगर ये इंस्ट्रक्शन मैं कहीं नीचे लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, तो क्या होगा, वो मेमोरी क्रिएट करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद स्क्रीन को भी क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो ये मैसेज मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो बेहतर है इस मैसेज को दिखाने से पहले वो स्क्रीन को क्या कर दे, साफ कर दे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन स्टिल अभी भी मेरे प्रोग्राम का आउटपुट तो वो मुझे क्या ही दिखा रहा था, 2.0। पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। हम कंट्रोल F9 दबाएंगे तो डायरेक्ट मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ, तो उसने कंपाइल और रन किया। तो देखिए इस बार मेरा प्रोग्राम का आउटपुट मुझे एक फ्रेश स्क्रीन पर दिख रहा है, तो पुराना आउटपुट नहीं दिखा रहा। मैंने दिया 5, मैंने दिया 2, आंसर आया 2.000। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? क्या ये कंपाइल टाइम एरर है कि रन टाइम एरर है? ये है रन टाइम एरर। आई मीन मेरे कंपाइलेशन के टाइम पे तो उसने मुझे कोई एरर शो नहीं करी, रन टाइम पर जो आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये मुझे वो आउटपुट नहीं दे रहा। अब प्रॉब्लम ये है, कंपाइल टाइम पर जब कोई एरर आती है तो उसको तो वो हमारा कंपाइलर बता देता है। रन टाइम पर आने वाली एरर के कारण तो हमें पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि वो तो कहीं कोई एरर शो कर ही नहीं रहा। बस हमें आउटपुट देखकर खुद डिटेक्ट करना होगा कि हमने कहाँ पर गलती करी हुई है। तो हम चाहे तो हमारे कोड को डीबग कर सकते हैं और डीबगिंग की हेल्प से हम समझ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में कहाँ क्या गलती हो रही है। अब देखो डीबगिंग करते कैसे हैं। तो डीबगिंग टर्बो कंपाइलर में कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं हमारी इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने इसको आधा कर दिया है और इस आधी स्क्रीन पर मैं आउटपुट विंडो को भी ओपन कर रहा हूँ। तो इस आधी स्क्रीन पर मैं विंडोज़ पर गया और विंडोज़ के अंदर आउटपुट स्क्रीन पर गया और इस आउटपुट स्क्रीन को ओपन कर रहा हूँ और इसका साइज भी इसके पैरेलल में ओपन कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ डीबग पर जाऊँगा और वॉच लगाऊंगा। देखिए आउटपुट स्क्रीन तो मुझे क्या शो करेगी, मेरे प्रोग्राम का आउटपुट जो रनिंग टाइम पर वो आउटपुट शो कर रहा होगा वो सब मुझे कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर। ये मेरे प्रोग्राम का कोड मुझे पैरेलल में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ मेरे वेरिएबल्स पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक एक लाइन जो एग्जीक्यूट हो रही है उस पर मेरे वेरिएबल में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा डीबग पर, वॉचेस पे जाऊंगा और वॉच लगाऊंगा किसके ऊपर, हमारे वेरिएबल के ऊपर। तो ऐड वॉच पर गया और वॉच लगा रहा हूँ किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। मेरे पहले वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल 1। तो मैं वॉच करना चाहता हूँ कि मेरे वेरिएबल 1 की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वॉच लग गया। अब इसी के साथ यहाँ पर उसने एक लाइन हाईलाइट कर दी कि मैं और वॉच लगाना चाहता हूँ। तो मुझे बार बार यहाँ डीबग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एंटर की प्रेस कर दूँ, ये वॉच विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं एक और वेरिएबल के ऊपर वॉच लगाना चाहता हूँ, तो मैंने var2 टाइप किया, फिर यहाँ स्क्रॉल को नीचे किया, फिर एंटर की प्रेस करी और मैं किसको भी वॉच करना चाहता हूँ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को वॉच करना चाहता हूँ। तो मेरे जितने भी वेरिएबल्स थे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए वॉच के अंदर। तो यहाँ पर उनकी वैल्यू मुझे हर एक पोजीशन पर दिखती चली जाएगी। ओके, अब ये वॉच पीछे चला गया तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ओके, और इसी तरह से इसको भी यहाँ छोटा कर रहा हूँ। तो अब ये तीनों विंडो मेरे को एक साथ मेरे प्रोग्राम पर दिख रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे, कंट्रोल F9 प्रेस करके रन कर रहे थे। अब मैं रन नहीं करूँगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड की F8 की प्रेस करूँगा और F8 की प्रेस करने से होगा क्या, मेरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा और हर लाइन पर वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो मुझे यहाँ पर शो करता चला जाएगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर रहा हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने F8 की प्रेस करी उसने सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करा, कंपाइल किया और फिर इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइटेड लाइन का मतलब है
कि जब मैं नेक्स्ट टाइम F8 की प्रेस करूंगा तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप अभी इस पोजीशन पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है var1 अनडिफाइंड सिंबल, var2 भी अनडिफाइंड सिंबल, रिजल्ट भी अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि अभी तक वो मेन फंक्शन के अंदर आया नहीं है। जैसे ही वो मेन फंक्शन के अंदर आएगा इस पोजीशन पर, वो सारी मेमोरीज क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, जो भी मैंने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करी है। तो जैसे ही मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही F8 की प्रेस करी, उसने इसके अंदर जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो आप देखें var1, var2 और रिजल्ट, अब ये अनडिफाइंड सिंबल नहीं है, ये मेमोरीज क्रिएट हो चुकी हैं और रैम के अंदर वो अपनी एक वैल्यू भी कंटेन करके रखे हुए हैं। तो रैम के अंदर पुरानी जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी थी उस पोजीशन पर, ये वो गार्बेज वैल्यू शो कर रहे हैं हमको। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा CLR SCR, ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा। हालांकि हमारी स्क्रीन ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन अगर नहीं होती तो ये सबसे पहले क्या करता, क्लियर करता। फिलहाल ये स्क्रीन को क्लियर करेगा, तो मैं जैसे ही F8 की प्रेस करूँगा वो स्क्रीन को क्लियर करेगा। हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं क्योंकि हमारी स्क्रीन ऑलरेडी क्लियर थी। नेक्स्ट printf फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करेगा। क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो जैसे ही मैं F8 की प्रेस करूंगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट स्क्रीन पर उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंटर एनी 2 नंबर्स। क्या यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है? बिल्कुल, हम यही चाहते थे और यही हो रहा है। तो हम चाहते थे इस लाइन पर आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाए, उसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट इस लाइन पर मैं क्या चाहता हूँ, यूज़र से 2 नंबर ले और var1 और var2 नाम की मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे। ये रही var1 और var2 नाम की मेमोरी। तो मैं जैसे ही F8 की प्रेस करूंगा वो मुझसे 2 नंबर डिमांड कर रहा है। मैंने पहला नंबर दिया 5, दूसरा नंबर दिया 2। जैसे ये 2 नंबर दिए मैंने, देखिए var1 के अंदर क्या आ गया 5 और var2 के अंदर क्या आ गया 2। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब नेक्स्ट F8 की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने F8 की प्रेस करी, 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आना चाहिए था 2.5, लेकिन इसने आंसर क्या स्टोर किया, 2.0। अब क्योंकि रिजल्ट के अंदर स्टोर ही क्या हो रहा है 2.0, इसलिए वो हमें रिजल्ट भी क्या दिखा रहा है 2.0। तो जो भी प्रॉब्लम हुई है वो कहाँ पर हुई है, इस डिवीज़न के अंदर हुई है। तो अब हमें समझना होगा यहाँ पर क्या हुआ है और क्यों हमें इस तरह से वो आउटपुट शो कर रहा है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमारे कंपाइलर के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये इंटीजर का ऑपरेशन किसी इंटीजर के साथ करता है तो उसका आउटपुट भी ये इंटीजर में ही कैलकुलेट करता है। तो देखिए यहाँ पर var1 और var2 ये दोनों इंटीजर टाइप की मेमोरी है। तो इंटीजर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ कर रहा है, तो आंसर भी ये किस तरह से ही कैलकुलेट करेगा, इंटीजर। तो 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 2.5 आना चाहिए था, लेकिन ये कैलकुलेट क्या कर रहा है, इंटीजर पार्ट, यानी उसका 2.5 का सिर्फ इंटीजर यानी 2, उसे ले जाकर उसने किसके अंदर स्टोर कर दिया, रिजल्ट नाम की मेमोरी के अंदर। और क्योंकि रिजल्ट एक रियल टाइप की मेमोरी है तो उसने 2 को क्या बना दिया, 2.0 बना दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे कंपाइलर के साथ। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आई है, अगर मैं इंटीजर का ऑपरेशन किसी रियल के साथ करूं, रियल नंबर के साथ करूं, तो मुझे आंसर कैसा मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो अगर मैं इस var1 और var2 ये दोनों इंटीजर हैं, अगर इनमें से किसी एक को रियल बना दूं, तो इंटीजर का ऑपरेशन अगर मैं रियल के साथ करूंगा तो आंसर मुझे कैसा मिल जाएगा, रियल। या रियल का ऑपरेशन रियल के साथ करूंगा तो भी मुझे आंसर कैसा मिल जाएगा, रियल। करके देखें। तो मैं यहां पर var2 को किस तरह की मेमोरी क्रिएट कर देता हूं, रियल टाइप की मेमोरी क्रिएट कर देता हूं। तो var2 को यहां से हटाकर मैंने किस टाइप की मेमोरी क्रिएट कर दी, फ्लोट। अब ये ऑपरेशन इंटीजर का इंटीजर के साथ नहीं हो रहा, इंटीजर का रियल के साथ हो रहा है। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इंटीजर का ऑपरेशन रियल के साथ, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारा कंपाइलर हमें आंसर कैसा देगा, रियल। तो देखें क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं वापस से F8 की प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सोर्स फाइल मॉडिफाई हुई है, तो वो पूछ रहा है कि क्या मैं वापस से रीबिल्ड करूँ। मैंने बोला येस, तो वो मेरे प्रोग्राम को फिर से रीबिल्ड करेगा।
यहाँ उसने मेमोरी क्रिएट करी। अब CLR/SCR क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा, तो उसने स्क्रीन को क्लियर किया। वापस से एक मैसेज दिया, एंटर एनी 2 नंबर्स। यूज़र से 2 नंबर डिमांड कर रहा है। पहला नंबर मैंने दिया 5, दूसरा नंबर मैंने दिया 2। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने var2 को रियल तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है %d। तो %d का मतलब यूज़र से एक इंटीजर वैल्यू लो, जिस कारण से वो 2 को यहाँ पर ले ही नहीं पाया। आप देखो तो यहाँ पर 2 स्टोर नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर %d की जगह क्या लिखना चाहिए था, %f। मैं इसको वापस से रीबिल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो वापस से स्क्रीन क्लियर करा, एंटर 2 नंबर। पहला नंबर दिया 5, दूसरा नंबर दिया 2, सॉरी, तो 5 और 2 इस बार स्टोर हो गए। तो 2 इस बार किस तरह से स्टोर हुआ है, रियल फॉर्म में स्टोर हुआ है। अब 5 का ऑपरेशन, इंटीजर का ऑपरेशन किसके साथ होगा, रियल नंबर के साथ। तो मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ। पिछली बार आंसर 2.0 आया था, लेकिन इस बार देखिए आंसर कितना आया, 2.5। और मैंने बोला डिवीजन इज इक्वल टू एक रियल वैल्यू डिस्प्ले कर दो, जो किसके अंदर है, रिजल्ट के अंदर। तो उसने क्या भी कर दिया, रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि डिवीज़न के केस में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ डिवीज़न की नहीं है, हर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसका मैथ्स ये कहता है कि इंटीजर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ करने पर आंसर रियल आ सकता है, ऐसा मैथ्स कहता है, हमारा कंपाइलर वहाँ पर आंसर इंटीजर ही देगा। तो हर उस जगह पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन क्या ये हमारा एम था? हमने तो ये प्रोग्राम बनाया था 2 इंटीजर को डिवाइड करने का, लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक मेमोरी का टाइप ही चेंज करना पड़ा, फ्लोट टाइप का। मान लो ये वेरिएबल कोई ऐसा होता है जिसका टाइप मैं चेंज नहीं कर सकता था, मेरे प्रोग्राम के कहीं बीच पे ये वैल्यू आ रही होती और उसके ऊपर फर्दर पहले से कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते और मैं उसका टाइप चेंज नहीं कर सकता था, तो क्या करता? तो इस तरह से किसी मेमोरी का टाइप चेंज करना हमारी किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो शायद सही नहीं है। तो मैं इसे वापस से क्या कर देता हूँ, इंटीजर बना देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ var2 को रियल बनाया था, अब var1 को भी रियल बना देते या var1 var2 दोनों को रियल बना देते, तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो इंटीजर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ आंसर इंटीजर देगा, लेकिन इंटीजर का ऑपरेशन रियल के साथ या रियल का ऑपरेशन रियल के साथ आंसर रियल ही देगा। ओके, तो अब मैं नहीं चाहता कि var2 को क्या बनाऊं, रियल बनाऊं। मैं var1 और var2 को इंटीजर ही रखना चाहता हूं, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि मेरी यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए हम एक और ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के केस में हम किसी भी वेरिएबल के आगे जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या किसी भी वेरिएबल के आगे अगर मैं कोई टाइप लिख देता हूं ब्रैकेट में, लाइक मैंने यहां पर क्या लिख दिया, फ्लोट, तो ये मैंने क्या कर दिया, टाइप को कास्ट कर दिया। आई मीन इस वेरिएबल के टाइप को किसी और टाइप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए होगा क्या, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले var1 नाम के वेरिएबल, var1 अभी भी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो var1 से वैल्यू निकालेगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने दिया 5, तो ये 5 को लेगा और उसे टाइप कास्ट कर देगा किसमें, रियल में। तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, 5.0। लेकिन ये 5.0 कहीं स्टोर नहीं हुई, बस ये ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पर उसने 5 को किस तरह से ट्रीट किया, 5.0, और 5.0 को वो किससे डिवाइड कर देगा, 2 से। तो ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है, रियल का इंटीजर के साथ, तो वो आंसर भी कैसा दे देगा, रियल, जो हमें चाहिए भी। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, अपने सॉल्यूशन को ला सकते हो। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग की हेल्प से हम किसी भी एक टाइप को और किसी दूसरे टाइप में क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर ये फ्लोट वैल्यू कहीं पर भी सेव नहीं हुई, सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पर हमने इस 5 को 5 की तरह ना ट्रीट करते हुए किस तरह से ट्रीट किया, 5.0 यानी रियल की तरह ट्रीट किया। देखें कैसे, मैं इसे वापस से बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने F8 की प्रेस करी, स्क्रीन को क्लियर किया, एंटर एनी 2 नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ वापस से %f ना होते हुए क्या होगा, %t हो जाएगा। मैं इसको वापस से सेव कर रहा हूँ F2 दबाकर, F8 की प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो वापस से रीबिल्ड करे, क्योंकि मैंने सोर्स फाइल में चेंज किया है।
उसने मेमोरी को क्लियर किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैसेज प्रिंट किया, एंटर एनी 2 नंबर्स। फिर यूज़र से 2 वैल्यू ली, पहली वैल्यू मैंने दी 5, दूसरी वैल्यू दी मैंने 2। अब यहाँ ध्यान से देखें, var1 अभी भी इंटीजर है, उसने 5 लिया, var2 अभी भी इंटीजर है, उसने 2 लिया। अब ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पर var1 को वो किस में टाइप कास्ट करेगा, फ्लोट में, यानी 5 को क्या बनाएगा 5.0, और 5.0 को वो 2 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो रियल का ऑपरेशन इंटीजर के साथ, आंसर कैसा आ जाएगा, रियल। और उसके बाद ये फ्लोट को भूल जाएगा, आई मीन बस वो ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पर ही क्या कर रहा है, इसको रियल बना रहा है। तो देखें, जैसे ही मैंने F8 की प्रेस करी, इस बार उसने रियल का ऑपरेशन इंटीजर के साथ किया, आंसर कैसा आया, रियल, और आंसर मुझे क्या मिला 2.5। तो var1 var2 अभी भी इंटीजर है और मेरा आंसर मुझे सही मिल रहा है। और यही वैल्यू उसने यहाँ पर क्या भी कर दी, प्रिंट भी कर दी। तो यही हमारा एम भी था कि हम 2 इंटीजर नंबर को डिवाइड करना चाहते थे और हमारी वैल्यू सही आ रही है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू var1 डिवाइडेड बाय var2, और इसको मैंने क्या बना दिया, फ्लोट बना दिया। तो बात अभी भी वही है, हमारा ऑपरेशन इंटीजर का किसके साथ हो रहा है, रियल के साथ हो रहा है। तो आंसर अभी भी मुझे क्या मिलेगा, रियल। या इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू फ्लोट, अननेसेसरी है लेकिन लिखा जा सकता है, फ्लोट var1 डिवाइडेड बाय फ्लोट var2। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस बार मैंने var1 को भी टाइप कास्ट कर दिया किसमें, रियल में, var2 को भी टाइप कास्ट कर दिया किसमें, रियल में। तो रियल का ऑपरेशन रियल के साथ आंसर कैसा ही दे देगा, रियल। तो इस बार रिजल्ट में भी क्या स्टोर होगा, रियल वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या फिर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू फ्लोट var1 डिवाइडेड बाय var2। ओके, तो मैंने ये 4 तरीके से यहाँ पर लिखा है। पहला तरीका तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट बना रहा हूँ। कमेंट का मतलब जैसे ही मैंने ये 2 स्लैश इस लाइन के आगे लगाए, इट मीन्स कि ये लाइन क्या हो गई, कमेंट। इट मीन्स एज अ प्रोग्रामर हमें तो ये लाइन दिख रही है लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर प्रोग्रामिंग करते टाइम पर आप किसी तरह के कमेंट्स देना चाहते हो, देखिए होता क्या है कि जब आप कोई एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें बहुत सारे लॉजिक लगाते हो, और बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब आप उसे 1 साल या 2 साल बाद ओपन करते हो अपने कोड को, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये लॉजिक आपने लगाया क्यों था। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब हम कोई लॉजिक लगाएं तो साथ में कमेंट लगाते हुए ये लिख दें कि वो लॉजिक क्या है और हमने क्यों लगाया हुआ है। तो कमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि कमेंट सिर्फ एज अ प्रोग्रामर हमें दिखता है लेकिन वो लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो कंपाइलर उसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है। तो ताकि प्रोग्रामर उस लाइन को पढ़ के समझ सके कि वहाँ पर क्या लिखा है। या कभी कोई कोड का सेक्शन हम चाहते हैं कि वो वहाँ से हट जाए लेकिन हम उसे डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो उसे क्या बना देते हैं, कमेंट बना देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये लाइन तो यहाँ रहे लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, तो मैंने उसे क्या बना दिया, कमेंट। कमेंट बनाने के लिए बस उसके आगे मैंने क्या लगा दिए, 2 स्लैश। तो ये लाइन क्या हो गई, कमेंट बन गई। ठीक इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये लाइन भी क्या हो जाए, कमेंट, और ये लाइन भी क्या हो जाए, कमेंट बन जाए। तो ये लाइन क्या हो गई, कमेंट। तो ये हमें दिख तो रही है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, तो
अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर 2 वैल्यू लेगा और इस तरह से वो 2 नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। तो देखते हैं क्या ये लॉजिक काम करेगा। तो मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ, उसने पूछा रीबिल्ड के लिए, मैंने कहा हाँ। तो देखिए स्क्रीन को क्लियर किया, एंटर एनी 2 नंबर, यूज़र से 2 वैल्यू ली, मैंने दी 5 और 2। तो ये 2 वैल्यू लेकर उसने मेमोरी के अंदर स्टोर करी। यहाँ पर आप वैल्यूज़ देख सकते हो। और इस बार उसने var1 को var2 के साथ डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर var2 किस तरह की मेमोरी है, आई मीन इंटीजर टाइप की है, और उसको वो टाइप कास्ट करेगा किसमें, रियल में। तो देखें इस बार भी आंसर मुझे क्या मिला, 2.5, बिल्कुल सही। इसी तरह से मैं इसे वापस से कमेंट बना रहा हूँ और इसको चेक करते हैं। तो इस बार var1 और var2 दोनों को मैंने क्या बना दिया है, रियल में टाइप कास्ट करके उसका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर किया है, रिजल्ट के अंदर। तो अब देखते हैं कि किस तरह से बिहेव करेगा। स्क्रीन को क्लियर किया, वैल्यूज दी 5 2, तो 5 2 वैल्यू स्टोर हुई। और इस बार भी उसने आंसर में क्या स्टोर किया, 2.5, और वैल्यू बिल्कुल सही दी। ओके नेक्स्ट, इस बार इस लाइन का कमेंट मैं हटा रहा हूँ और इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस बार इस तरह से, इस बार मैंने क्या करा था, var1 और var2 को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया था और फिर उसको क्या करा था, फ्लोट में टाइप कास्ट किया था। तो क्या अब ये काम करेगा, देखें। तो अगेन स्क्रीन को क्लियर किया, 2 नंबर डिमांड किए, मैंने नंबर दिया 5, मैंने नंबर दिया 2। और अब देखें जैसे ही मैंने F8 की प्रेस करी, मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था 2.5, लेकिन आंसर मुझे क्या मिला, 2.0। तो जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आंसर मुझे नहीं मिला। तो ये गड़बड़ तरीका है। एक्चुअल में हुआ क्या, सबसे पहले उसने इस वेरिएबल को आई मीन इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, जहां पर var1 एक इंटीजर टाइप की मेमोरी है, var2 भी एक इंटीजर टाइप की मेमोरी है, और इंटीजर को इंटीजर के साथ उसने क्या कर दिया, डिवाइड। आंसर भी कैसा ही दे दिया, इंटीजर टाइप का। तो 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आता है 2.5 मैथमेटिक्स में, लेकिन उसने तो इंटीजर के फॉर्म में दे दिया, दैट इज 2। और फिर 2 को रियल में क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, तो 2.0 बन गया, और 2.0 को ही उसने क्या कर दिया, रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, लेकिन ये तरीका गलत है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर कमेंट में मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। तो हम जानते हैं कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो जो चाहे मैं लिख सकता हूँ। तो इनमें से कोई भी लाइन आप लिख सकते हो, वो सही है, लेकिन ये वाला तरीका जो मैंने आखिरी में लिखा था, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, और इनमें से कोई भी तरीका ओपन है, आप उस तरीके से ये काम कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रहे, ये चीज़ मैं सिर्फ डिवीज़न के लिए नहीं समझाना चाहता था। हर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ पर इंटीजर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ करने पर आंसर रियल आ सकता है, वहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम, हमारा कंपाइलर इंटीजर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ करने पर आंसर कैसा ही दे देता है, इंटीजर दे देता है। तो अब चाहे आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, या कोई क्यूब रूट निकाल रहे हो, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पर आंसर क्या आता है, इंटीजर का आंसर रियल आ सकता है, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग करनी ही होगी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमारे आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, हम समझेंगे 2 नंबर को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम डीबग कैसे करते हैं कोड को, वो भी आपको समझ में आया होगा, हमने डिस्कस किया था। हम समझेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है, यानी एक टाइप को किसी दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर और भी आगे चलकर डिस्कस करते जाएंगे। तो टाइप कास्टिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, बस यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है टाइप कास्टिंग का। और लास्ट हमने समझा था कमेंट्स कैसे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कमेंट्स पे थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे लाइक ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम किसका है, 2 नंबर के डिवीज़न का। अब हो सकता है 1 साल बाद जब मैं इस प्रोग्राम को खोलूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आए ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। तो मैं इसके टॉप पर क्या कर सकता हूँ, कमेंट डाल सकता हूँ, ये दिस इज़ अ प्रोग्राम to divide 2 integer number।
ओके, तो इस तरह से हमने इस लाइन को क्या कर दिया, कमेंट बना दिया। इस तरह से अगर मैं 2 स्लैश लगा देता हूं तो ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट, अगर मुझे सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट बनाना है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है, जैसे यहाँ पर ये 3 लाइन थी और ये तीनों लाइन को मुझे कमेंट बनाना है, तो तीनों लाइन के आगे मुझे क्या लगाना पड़ा, डबल स्लैश लगाना पड़ा। अगर मैं चाहता हूं कि तीनों लाइन पर इतनी मेहनत ना करूं, तो मैं यहाँ पर स्लैश के बाद क्या लगा सकता हूं, एस्ट्रिक, और उसके बाद जिस भी लाइन पर, क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है, जिस भी लाइन पर मैं चाहता हूं कि ये कमेंट खत्म हो जाए, वहां पर एंड पर मैं वापस से एस्ट्रिक लगाकर क्या लगा दूंगा, स्लैश। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, कमेंट बन गया। तो इस लाइन से इस लाइन तक ये पूरी चीज़ें क्या हो गई, कमेंट। तो मुझे हर लाइन पर अब वापस से स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर मुझे एक बड़ा सा सेक्शन पूरा का पूरा कमेंट करना है तो मुझे हर लाइन पर स्लैश दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस स्लैश एस्ट्रिक, और जहाँ पर ख़त्म करना है इसका रिवर्स एस्ट्रिक, और उसके बाद क्या लगा दूंगा, स्लैश। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपना लाइक ज़रूर दें, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।